शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है ये है BEGC 133, जिसका उन्वान है ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि बरतानियावी अदब, यानी कि बरतानिया से जो अदब हमें देखने को मिल रहा है या पढ़ने को मिल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी ब्रिटिश लिटरेचर में एक माइनाज एक राइटर पैदा हुए थे ब्रिटिश लिटरेचर की, जब हम बात करते हैं, जिसका नाम विलियम शेक्सपियर है। उसने बहुत सारे प्लेज लिखे थे, उसने ट्रेजेडीज भी लिखी थी, उसने कॉमेडीज भी लिखी थी, हिस्टोरिकल प्लेज, रोमांसेस। तो जहाँ तक अब इस ब्लॉक की बात है, मैकबेथ की बात जब हम करते हैं, मैकबेथ शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी थी। तो यहाँ पे मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं, इट इज इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू व्हाट इज नोन एज कॉमेडी। यानी कि जब आप लिटरेचर का मुताला करते हो, जब आप यानी कि प्लेज का मुताला करते हो, जब आप ड्रामा पढ़ते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारी ड्रामास मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे ड्रामा के। जैसे कि कभी कभार जब आप ड्रामा पढ़ते हो या इवन अगर आप ड्रामा देखते भी हो, कभी कभार आपको कॉमेडी देखने को मिलती है, कभी कभार ट्रेजेडी भी आपको देखने को मिलती है, कभी कभार आप रोमांटिक प्लेज भी देखते हो, प्लेज विच आर फुल ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट्स, अफेक्शन, लव। तो जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं, फिर बात वही एरिस्टोटल की आती है। एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द फर्स्ट writers who gave a clear cut, जैसे वो उसने दिया था कि ये चीजें होनी चाहिए ट्रेजेडी में, यानी कि कुछ ट्रेट्स उसने बताए थे, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसने बात की थी कि यानी कि he defined so many traits which a tragedy must have. For instance, when we talk about Aristotelian tragedy, Aristotle's concept of tragedy, क्योंकि हम मैकबेथ की बात कर रहे हैं, मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी। शेक्सपियर wrote so many plays, he wrote tragedies. His famous tragedies include Macbeth, Hamlet, Julius Caesar, Othello and even King Lear. तो जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं, ट्रेजेडी में ये होता है कि जो मेन किरदार जो अपनाता है, जो मेन प्लेयर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हीरो के नाम से भी बोल सकते हैं, हीरो का नाम भी दे सकते हैं, या हीरोइन भी बोल सकते हैं, या अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेरी टर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो हम उसको लिटरेचर सेंस में प्रोटैगनिस्ट भी बोलते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट ट्रेजेडीज में अरिस्टोटल का मानना है कि ट्रेजेडी हम उसी प्ले को बोल सकते हैं, उसी वर्क ऑफ आर्ट को बोल सकते हैं, जहां पे आपको एक हीरो जो होता है वो एक नोबल बर्थ का होता है, यानी कि वो एक हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आता है, यानी कि वो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आता है, या बड़ा पढ़ा लिखा बंदा हो, वो इंटेलेक्चुअल बंदा हो वो, या एक वो क्वीन भी हो सकती है जब हम प्रोटैगनिस्ट की बात करते हैं, या बड़े बड़े एरिस्टोक्रेटिक रॉयल फैमिली से उसका ताल्लुक होता है। तो एरिस्टोटल ने अब ये बात यहाँ पे जरूर आपके दिमाग में आ रही हो कि व्हाई एरिस्टोटल सेड कि a protagonist should always he should always born in an aristocratic family, he should be of noble birth, he should possess a good character, good temper। तो एक्चुअली ये ऐसी ही बात है कि अगर आपके सामने एक बंदा ऐसे रखेंगे हम कि जो आपको लग रहा हो कि उसके मैनर्स अच्छे हैं, उसका कैरेक्टर ठीक है, उसका रहन सहन ठीक है, he or she always speaks in a refined manner, he or she possesses a good character, और जब भी अब वो कोई काम करता है बड़े अच्छे खुश असलोबी से अपने जो उसकी ड्यूटी होती है, फ्राइज जो उसके होते हैं वो अंजाम देते हैं। तो नाउ कंपेयर दिस मैन और वुमन, यानी कि प्रोटैगनिस्ट की बात करते हैं, उसके साथ जो एक बंदा एक विलेनस टाइप होता है, एक फ्रॉडुलेंट पर्सन होता है, वन हु इज मोरली करप्ट, मे बी स्पिरिचुअली बैरन, या जिसका उतना कैरेक्टर साफ नहीं हो, या वो ऐसे कामों में मुलविस हो जो आप जिन कामों को आपको लगता है कि these works are bad deeds, these works are unethical। तो अब ये है कि अगर एक बंदा आपके सामने अब रखा जा रहा है जो बड़ा इथिकल बंदा है, अपने काम बड़े अच्छे अंदाज से कर रहा है, one who is honest,
one who is possessing a good character, one who is following laws religiously. So when you compare this person to someone who is doing his or her work fraudulently, one who is mischievous, a thief, even a villain, तो आप ऑब्वियसली अगर फिर आपके सामने दोनों को बोलेंगे हम परफॉर्म करने के लिए, मे बी you would feel more interested towards the former, यानी कि towards that gentleman who is having a good temper, who is जिसका करेक्टर अच्छा है, जो बड़े अच्छे पढ़ा लिखा हो, अच्छे खानदान से हो, तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ जाओगे। तो एरिस्टोटल का मानना है कि ट्रेजिडी की जब उसने बात की, उसने हीरो की बात की, यानी कि ट्रेजिडी में एक हीरो ऐसा होना चाहिए जो रीडर को, जो ऑडियंस को अपनी तरफ मायल करे। और इसी के साथ साथ जो जब भी आप प्ले देखोगे या प्ले पढ़ोगे, आपको लगेगा कि ये बड़े, फिर उसमें क्या होता है कि अरिस्टोटल देन गोज ऑन टू से दैट इन अ ट्रेजेडी देयर इज दिस ट्रेजिक फॉल, आप फिर उस हीरो में क्या देखते हो, फिर उसका डाउनफॉल होता है, क्योंकि आप पहले से ही उसको देखते हो कि जो एक हीरो होता है उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बहुत सारे अच्छे ट्रेट्स होते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन उसका डाउनफॉल होता है, ऑल ऑफ अ सडन he is not succeeding in what he's looking for, तो even he or she is getting killed, या उनके जो डिजायर्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, उनमें वो कामयाब नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप अपने आप को उसके साथ सिंपैथी स्टार्ट करना दिखाते हो, उसके साथ आपको लगता है कि ये कैरेक्टर है, आपके खुद नेचुरली अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उस कैरेक्टर के साथ आप एसोसिएट करते हो, रिलेट करते हो। तो अब क्या होता है कि इन अ ट्रेजेडी देयर आर टू मोर थिंग्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल एज फार एज एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी इज कंसर्न्ड। वहां पे आपको फियर भी मिलता है, वहां पे आपको पिटी भी मिलता है, यानी कि अ ट्रेजेडी ऑलवेज अराउज पिटी एंड फेयर अमंग ऑडियंस, यानी कि आपको कभी कभार ऐसे सीन्स भी देखने पड़ते हैं प्ले में, जब आप मूवी थिएटर जाते हो मूवी देखने के लिए, कभी कभार एक जैसे हॉरर मूवीज होती हैं, या इवन अगर आप बॉलीवुड मूवीज देखते हो, वहां पे अब आप वहां पे देखते हो आपके हीरो यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं होता है, वो एक विलन के सामने उसकी पिटाई होती है, तो वैसे ही फिर वो आपको डर लगता है, यानी कि ऐसे जैसे वहां पे मूवीज में होता है, यानी कि उसको पिटाई होती है या कुछ और चीजों से उसको मारा जाता है, तो दैट अराउजेस fear factor among you। तो जब उस fear factor के साथ साथ आप में फिर पिट्टी भी पैदा होती है, आप रहम दिल उसके लिए, फिर उस बंदे के लिए रखते हो आप, क्योंकि आप उसके लिए रहम दिल इसलिए बनते हो क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपने पहले से उसको देख लिया होता है, जांच लिया होता है कि ये काम बड़े अच्छे तरीके से करता है, अपने घर के जो इसके काम होते हैं वो करता है, बड़े बड़ों की इज्जत करता है, जो भी इसको काम करने के लिए दे देता है वो टाइम पे करता है, तो नेचुरली फिर आप पिट्टी उसके, आप एक रहम उसके लिए, रहम दिल बनते हो उसके लिए। तो ये मेन दो चीजें हैं यानी कि ट्रेजेडी में, यानी कि एक इट अराउजेस फेयर एंड पिटी अमंग ऑडियंस। तो जहां तक शेक्सपियर की बात है, शेक्सपियर का प्ले जो है मैकबेथ, इट्स अ ट्रेजेडी। नाउ यू विल यू नो जब हम लेटर ऑन बात करेंगे मैकबेथ के बारे में, तो अब आप ये याद रखना है कि मैकबेथ के बारे में आपको वो पिटी एंड फेयर फैक्टर आपको में अराइज होता है कि नहीं होता है, it will be seen later on when we are going to talk about this Macbeth in a detailed way, that too in a while from now. So earlier we are going to talk about, initially we will talk about William Shakespeare, then we will come to this Shakespearean tragedy called Macbeth। तो जहां तक शेक्सपियर की बात है, विलियम शेक्सपियर अनडाउटेडली, इंडिस्प्यूटेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट्स एवर बोर्न इन इंग्लिश लिटरेचर। जहां तक शेक्सपियर की बात है, बड़ा अच्छा नाम रखता है, बड़ा बड़े अच्छे मयार का एक ड्रामेटिस्ट है, शायर भी थे ये, और साथ साथ में कुछ एक्टिंग भी इसने की थी, एक्टर का काम भी इसने किया है। तो अब यहाँ पे शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, ही इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, कॉल्ड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि एक नेशनल पोएट का दर्जा दिया जाता है
विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड में। जैसे अगर हम नॉर्मली कुछ पोइट्स या ड्रामेटिस्ट ऐसे होते हैं जो एक यानी कि उन्होंने कुछ दिया होता है, कंट्रीब्यूट किया होता है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो वैसे ही शेक्सपियर भी इंग्लिश अंग्रेजी दुनिया में, जहाँ तक फिर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो ही इज बीइंग कॉल्ड, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ पे इसको नेशनल पोइट माना जाता है। देयर आर सो मेनी पोइट्स, यू नो, यानी कि जैसे अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, he is in fact one of the great poets of India। तो शेक्सपियर को bard of एवन भी बोलते हैं। bard simply means poet। तो जहां तक शेक्सपियर की बात है, इसने 39 प्लेज लिखे हैं, यानी कि 39 ड्रामास इसने लिखे हैं, और his dramas are being divided into 4 phases normally। तो पहले फेज में बोला जाता है कि इसने खाली कॉमेडीज लिखी थी, फिर उसके बाद इसने ट्रेजेडीज लिखी थी, फिर इसने हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे थे, और उसके साथ साथ रोमांसेस भी इसने लिखे हैं। तो जहां तक शेक्सपियर की बात है, 39 प्लेज इसने लिखे हैं। इसमें आपको बहुत सारी ट्रेजेडीज शेक्सपियर की हैं, जिनकी वजह से शेक्सपियर माना जाता है दुनिया में। तो इन 39 प्लेज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इन प्लेज में आपको लगेगा, जब whenever you are going to study these plays of Shakespeare, even you can choose only a couple of tragedies of Shakespeare, so that you would come to know what caliber Shakespeare possess, ये किस कैलिबर का ड्रामेटिस्ट है। तो इसने, जैसे अगर हम किंग लियर की बात करेंगे, इसने हैमलेट का भी एक अच्छा प्ले लिखा है। These are Shakespearean plays: Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, and even Julius Caesar, As You Like It, Merchant of Venus। These are plays written by Shakespeare। बहुत सारे प्लेज से लिखे, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, बड़ा अच्छा प्ले है इसका। एज यू लाइक इट में एक्चुअली शेक्सपियर जैसे एक कुछ लाइन्स में वो मैन डिस्क्रिप्शन देता है। फॉर इंस्टेंस उस लाइफ में वो एक, जैसे अभी हम क्वालिटीज की बात कर रहे थे, व्हाई शेक्सपियर इज बीइंग लेबल्ड, कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट writers of English literature। The reason is simple: he was having supreme power of imagination, he was having a comprehensive soul, he could even imagine about events, incidents which might not have witnessed Shakespeare himself, or which might not have happened Shakespeare, during Shakespeare's age. Shakespeare's age is normally called the Elizabethan age, because when Shakespeare was writing, when Shakespeare was acting, when Shakespeare was producing his plays for a theater, Queen Elizabeth was ruling the then Britain। तब क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रही थी ब्रिटेन पे, जब शेक्सपियर का जन्म, जब शेक्सपियर लिख रहे थे। तो इवन क्वीन एलिजाबेथ लाइक्ड a couple of plays of Shakespeare। तो Falstaff is one of the characters which Queen Elizabeth loved very much। In fact, Queen Elizabeth once told Shakespeare, create a separate play on this character called Falstaff। तो हम बात कर रहे हैं शेक्सपियर की। तो जब हम इसकी ग्रेटनेस की बात कर रहे हैं, तो इसके पास इमेजिनरी जो इमेजिनेशन है, जो पावर ऑफ इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, ये बड़ी सुप्रीम लेवल की थी। जैसे, और इसमें ये एक्चुअली आपको, जैसे वो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, नॉर्मली वी दिस इज द लाइन व्हेन वी से ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कम ही अल्फाज में बहुत कुछ बोलना। शेक्सपियर खुद इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, जब हम एक इंसान की बात करते हैं, वो यहाँ आता है दुनिया में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले वो एक बेबी होता है, उसके बाद चाइल्डहुड, फिर उसके बाद टीनेजर, फिर उसके बाद अडल्टहुड, फिर उसके बाद ओल्ड एज में चला जाता है, फिर नॉर्मली ही डिपार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड।
तो एज यू लाइक इट में शेक्सपियर आपको 10-12 लाइन्स में मैन की सारी डिस्क्रिप्शन देता है. This is the beauty of Shakespeare. Just in a couple of stanzas, he is giving you the clear, the vivid picture, the description of human life. For instance, he says in this play, as you like it, uh, all the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time play many parts, his acts being 7 ages. यानी कि शेक्सपियर एक ह्यूमन लाइफ को, एक ह्यूमन बीइंग को देख कर देख उसने कहा है कि उसने 7 एजेस में मैन की जो लाइफ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. यानी कि ही इज टेलिंग अस ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दिस वर्ल्ड इज स्टेज. फॉर इंस्टेंस स्टेज पे क्या होता है? Stage पे normally what you see, you normally when you visit, when you go to the theater, you normally see a play. uh, yeah, even play actors are playing their part on a theater. अगर हम पहले पहले बात करेंगे तो पहले ये होता था कि जो प्लेयर्स हुआ करते थे, जो प्रोटोगनिस्ट्स विलेन्स हुआ करते थे, वो थिएटर पे अपना रोल प्ले करते थे. तो शेक्सपियर नाउ ही इज कंपेयरिंग ह्यूमन लाइफ विद द स्टेज. स्टेज पे क्या होता है? स्टेज पे ये होता है कि आप एक प्ले को देखते हो, एक ड्यूरेशन होती है प्ले की. फॉर इंस्टेंस अ प्ले रन्स फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स मैक्सिमम फॉर 4 आवर्स. उससे ज्यादा प्ले या मूवी नहीं चलती है. तो नॉर्मली शेक्सपियर कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ, आवर लाइफ, विद दिस स्टेज. ही सेज आफ्टर सम टाइम व्हेन यू गो टू द थिएटर, यू वॉच अ मूवी, फिर उसकी एंडिंग होती है, देन यू लीव द थिएटर. So this is exactly human life, because we come into this world for a certain period of time. यानी कि स्टेज, यानी कि शेक्सपियर अपनी इस ह्यूमन लाइफ को किसके साथ कंपेयर करता है? स्टेज के साथ कंपेयर करता है, एक मूवी के साथ कंपेयर करता है, एक ड्रामा के साथ कंपेयर करता है. जैसे उस वहां पे एक्टर्स, जहां पे उस 2-3 घंटे तक आप उस बहुत बहुत कुछ देखते हो उन 2-3 घंटों में. शेक्सपियर उसी स्टेज, यानी कि वहां पे जो 3 घंटे में वो बहुत सारे रोल अपनाते हैं. वहां पे विलन भी होता है, वहां पे कोई रोमांटिक कैरेक्टर भी होता है, वहां पे हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, या इवन वहां पे आपको वो हीरोइन विलेन वो अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं. वैसे ही ह्यूमन लाइफ को शेक्सपियर कंसिडर करते हैं. तो फिर वो लिखते हैं ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स. यानी कि पहले तो लिखता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज. सो यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज. It is having an end, it is having a beginning, and obviously it will end one day. So जैसे स्टेज पे एक मूवी होती है, उसकी एंडिंग होती है. It's not like that a movie runs for 30 days 40 days or even for a year. No, even you could see hundreds of movies for a year. But यानी कि अभी वो जो स्टेज की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन लाइफ वैसी ही है. दिस इज एन एपिफेरम, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस इज, यानी कि वो मोर्टेलिटी की बात आते हैं, यानी कि इमोर्टेलिटी. ह्यूमन लाइफ यानी कि जो है, यानी कि जो ये स्टेज के साथ कंपेयर करता है शेक्सपियर, बोलता है कि ऑल द मेन एंड वुमेन merely players. यानी कि जब whether we are talking about men or women, they are here, players. कुछ देर के लिए वो वैसे ही एक्टिंग के लिए यहाँ पे आते, जैसे वो मूवी या थिएटर में आप देखते हो, एक प्ले को आप, ड्रामा को आप थिएटर में देखते हो. फिर अल्टीमेटली वैसे ही शेक्सपियर कंसिडर करता है ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन बीइंग्स को. he is of the opinion that both men and women are merely players. यानी कि they are playing their part, they are playing, I mean whatever जो भी वो काम करते हैं, once they are done with their work, obviously their job is over. So उसके बाद शेक्सपियर बोलता है and one man in his time plays many parts. This is beautiful again. यानी कि शेक्सपियर, अभी हम बात कर रहे हैं शेक्सपियर इन दिस प्ले एज यू लाइक इट, स्पेशली द लाइन्स व्हिच आई एम reciting right now. In these lines, Shakespeare is providing us the beautiful description of human life. Human life.
maybe it could run for 60, 70, 80 years. A man could live up to 100 years. Even if we are going to talk about earlier generations, if we are going to talk about from Islamic point of view, earlier prophets used to live for hundreds of years. तो वैसे ही शेक्सपियर का मानना है कि एक जो आदमी होता है ये बहुत सारे रोल अपनाता है अपनी जिंदगी में, अपने इस जब वो इस दुनिया में आता है बहुत सारे रोल्स अपनाता है इस दुनिया में। क्या क्या रोल अपनाता है शेक्सपियर का फिर आगे लिखते हैं, यानी कि आपने शेक्सपियर कैसे डिस्क्राइब करता है ह्यूमन लाइफ को कुछ ही सेंटेंसेस में। एट फर्स्ट द इन्फेंट, वी नो कि जब एक बच्चा पैदा होता है वी कॉल दैट स्टेज इन्फेंसी के स्टेज में। तो फिर इस पोएम में, दिस इज अ वंडरफुल पोएम, सॉरी दिस इज अ वंडरफुल प्ले। नॉर्मली इसको इस एक्सट्रैक्ट को उठा के कभी कभार यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी रखा जाता है, कॉलेज लेवल पे भी ये रखा जाता है, फिर वहां पे इसको नाम दिया जाता है पोएम का। एक्चुअली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ पोएम, बट दिस पोएम एक्चुअली ये जो ये लाइन्स हैं ये शेक्सपियर के एक प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। उस एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर होता है जैकस, जो एक फिलोसॉफिकल माइंड का होता है, वो फिर यानी कि इन लाइन इसको डिस्क्राइब करता है। तो फिर हम शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, यानी कि पहले वो बोलता है अब एक इन्फेंट की जिंदगी वो गुजारता है, and at first the infant, see, I mean how beautifully Shakespeare is describing in just two lines the stage of infancy. At first the infant, mewling and pucking in the nurse's arm, and then the whining schoolboy. 3 लाइन्स में वो इन्फेंसी से लेके बॉयहुड तक पहुंच गया। अब यहाँ पे अब आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, अपने रीजन को इस्तेमाल करना है कि शेक्सपियर 3 लाइन्स में, यानी कि 2 ही लाइन्स में आपको इन्फेंसी के बारे में बोलता है। इवन आप बहुत कुछ बोल सकते हो इन्फेंसी के स्टेज के बारे में, लेकिन द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर लाइज इन हिज इमेजिनरी पावर, his word collection. He says, at first the infant, mewling and pucking in the nurse's arm. Even nurse's arm, you could describe it, you could say in mother's arm. And then the whining schoolboy, उसके बाद obviously फिर school life उसकी होती है। तो ये एक शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं तो अभी हम ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट की बात कर रहे थे। शेक्सपियर मोस्टली ये बोला जाता है कि दिस शेक्सपियर का ही कहना है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। इट्स ऑलवेज बेटर कि यू एक्सप्रेस थिंग्स इन द सिंपलेस्ट मैनर, try to be precise, express your thoughts precisely so that the other person could understand your message in the best possible way. तो शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, शेक्सपियर ऑब्वियसली इसके ये जो यानी कि इसकी जो मैरिज हुई थी उसका नाम, जो इसकी वाइफ थी उसका नाम एने हथवे थे। उसके जो चिल्ड्रन थे सुसाना, हैमनेट एंड जुदैथ। तो ये इसके बच्चे थे शेक्सपियर के। तो एक्चुअली जुदैथ इसकी डॉटर थी। जुदैथ पे मेरे जहन में एक बात याद आ रही है। जुदैथ actually this is a wonderful there is a book called A Room of One's Own, which is written by Virginia Woolf. Virginia Woolf, she's one of the pioneers of stream of consciousness technique, and she's one of the one of the founders of feminism. जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, मॉडर्न फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो जुदैथ एक्चुअली अ रूम ऑफ वन्स ओन एक्चुअली एक ऐसे लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ ने एक्चुअली वो उसने ज्यादा नॉवेल्स लिखी हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है। तो लेकिन उसने एक ऐसे भी लिखा है जिसका नाम है अ रूम ऑफ वन्स ओन। दैट्स एन इंटरेस्टिंग ऐसे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द basic tenets of feminism, I mean, who were the founders of feminism, how feminism came into being, I mean, what are its main features, especially if we are talking about English language की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है।
तो वर्जीनिया वुल्फ उस एसे में लिख रही है अ रूम ऑफ वन्स ओन। स्टूडेंट्स रीड दिस एसे, इट्स अ वंडरफुल एसे। तो उस एसे में वर्जीनिया वुल्फ जो है, शी क्रिएट्स अ कैरेक्टर नेम्ड जुदैथ, यानी कि शेक्सपियर। या वो बोल रही है कि वो दूसरे अंदाज में क्रिएट कर रही है, वो कंसिडर कर रही है कि उस, वो बोल रही है उस ऐसे में कि आप कंसिडर करो, क्योंकि वो फेमिनिज्म के रिलेटेड वो ऐसे है। वर्जीनिया वुल्फ का मानना है कि जो औरतें हैं उनको अपने हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सोसाइटी ऑफ 1900, the earlier decades of the 20th century, 1928 और 1929, परहैप्स 1929 में ये ऐसे लिखा था। तो इस ऐसे में रूम ऑफ वन्स ओन में वर्जीनिया वुल्फ लिख रही है कि एक औरत को अगर उसको एजुकेशन का राइट उसको मिलना चाहिए, तो फिर वो उस ऐसे में लेटर ऑन लिखती है कि अपने, क्योंकि जो वर्जीनिया वुल्फ कम, वो उसकी जब हम देखते हैं उसके राइटिंग्स को, वहां पे हमें यही लगता है कि उसको एजुकेशनल राइट्स नहीं मिले थे विक्टोरियन एरा या मॉडर्न एरा में। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जब इंग्लैंड बाकी दुनिया पे रूल कर रहा था, तो वैसे ही इंग्लैंड में एक और खामी ये थी कि वहां पे औरतों को अपने हकूक नहीं दिए जा रहे थे। वहां पे अब इवन औरतों को बड़े अच्छे तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जगह नहीं दी जा रही थी। उनको बोला जा रहा था कि इट्स बेटर फॉर यू टू लिव इन द फोर वॉल्स ऑफ योर होम। तो यूर जो आपकी जो इट्स बेटर टू स्टे एट होम। तो उस ऐसे में जैसे हम टेनीसन की भी बात करें, टेनीसन की एक पोएम है द प्रिंसेस, उसमें भी आपको बड़ी अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन देता है विक्टोरियन एज में वुमेन की क्या कंडीशन थी। जैसे विक्टोरियन एज की कंडीशन में आपको अल्फ्रेड टेनीसन उसमें लिख रहा है द प्रिंसेस में, मैन फॉर द फील्ड, woman for the hearth, man for the sword, and for the needle sheep, man to command and women to obey. So this is actually in these lines what you get. You feel actually Tennyson is giving you the description of women living in Victorian era. यानी कि there was this general belief that women की जो जगह है वो घर में है, चार दीवारी के अंदर है। यानी कि man for the field, woman for the hearth, and the woman is for cooking, and she must do all other things which are related to house। तो होमली अफेयर जिसको बोलते हैं हम, उन चीजों के साथ। तो इस ऐसे में फिर वर्जीनिया वुल्फ वैसे ही लिख रही है कि इवन मॉडर्न, जैसे टेनिसन उस पोएम में लिख रहे हैं कि जो विक्टोरियन सोसाइटी की जो इमेज थी वुमेन की, वो यही थी कि उनके लिए, उनको बोला जा रहा था कि आपकी जगह घर में है। इवन एजुकेशनल राइट्स भी नहीं मिल रहे थे, वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें वो भी नहीं मिल रहे थे। इट इज बिलीव्ड it was during the second decade of the 20th century women were given voting rights in England. Just imagine England, which was ruling one third of the world, especially in the later part of the 19th century, and even it ruled the world, I mean in later, जैसे हम मिड सेंचुरी जो 20th थी, मिड तक, क्योंकि इट वर रूलिंग इंडिया टिल 1947, और बाकी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के में जो मुल्क थे वहां पे भी उनका रूल था। तो लेकिन उस, यानी कि बाकी दुनिया पे तो वो रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बहुत सारी तरक्की की थी उन्होंने, बहुत सारी चीजों में तरक्की की थी उन्होंने। it's you cannot, I mean, deny this, you cannot deny this fact that British had given, I mean, so many things to the world. I mean, whether you are going to talk about technology, science, medicines, communication, even aeroplanes, railways, even computers। तो अब ये है कि लेकिन उसी एरा में जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे बाकी दुनिया पे, उसी एरा में वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे, वुमेन को इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक नहीं दिया जा रहा, जाने देते थे लोग ब्रिटिश में, यानी कि ब्रिटेन में। तो वैसे ही इस वर्जीनिया वुल्फ इस ऐसे में लिख रही है कि आप कंसिडर करो, शेक्सपियर ने बहुत अच्छा स्टेटस पाया, no doubt about that। Shakespeare was a genius minded writer। Virginia Woolf is of the opinion we cannot deny this fact that Shakespeare was a genius minded writer।
he was having supreme power of imagination. He had produced so many wonderful plays. लेकिन वो लिख रही है इस ऐसे में कि आप कंसिडर करो जुदैथ शेक्सपियर शेक्सपियर की सिस्टर है, और जुदैथ शेक्सपियर को इस ऐसे में लिख रही है कि शेक्सपियर की इमेजिनरी सिस्टर है। यानी कि फिर वो लिख रही है इस ऐसे में कि आपको कंसिडर करना है कि शेक्सपियर और उसकी सिस्टर जिसको नाम देती है जुदैथ शेक्सपियर, वो बोल रही है कि आपको ये कंसिडर करना है कि जैसे शेक्सपियर बड़ा टैलेंटेड बंदा था, जीनियस माइंडेड पर्सन था, बड़े उसकी क्रिटिकल अप्रोच था, बड़ा ब्रॉडर विजन रखता था, विजनरी था, फ्यूचरिस्ट था, बहुत दूर तक उसकी नजर थी। तो आपने कंसिडर करना है कि उसकी जो सिस्टर है जुदैथ शेक्सपियर, जिसको नाम देती है वर्जीनिया वुल्फ, यू विल हैव टू कंसिडर लाइक दिस कि जुदैथ इज इक्वली टैलेंटेड। Judith Shakespeare even possesses a mind like Shakespeare. She is not far behind Shakespeare. तो वहां पे फिर वो क्वेश्चन रेज करती हैं कि क्या जुदैथ शेक्सपियर को भी वैसा ही ट्रीट करते एलिजाबेथन एरा के लोग जैसे शेक्सपियर को वो करते थे, जैसे शेक्सपियर से वो मोहब्बत रखते थे, प्यार करते थे, इसके प्लेस को देखने के लिए आते थे, इसके प्लेस को बड़ा हजूम होता था थिएटर्स में। लेकिन वो कह रही है कि अब आपने इमेजिन करना है कि जुदैथ शेक्सपियर की सिस्टर है। Remember this thing, actually we are talking about Virginia Woolf's essay, which is named as A Room of One's Own. In this essay Virginia Woolf creates an imaginary sister whom she names Judith Shakespeare. यानी ये यहाँ पे जुदैथ के नाम पे मेरे जहन में एक बात आई थी। तो फिर वो लिख रही है कि आपने ये देखना है कि जैसे शेक्सपियर एक टैलेंटेड बंदा है, वैसे ही टैलेंट जुदैथ शेक्सपियर भी रखती है, वैसे ही माइंड इवन यू विल हैव टू थिंक लाइक जुदैथ शेक्सपियर का मे बी मेंटली बड़ा शार्पर है वो शेक्सपियर से। तो क्या एलिजाबेथन सोसाइटी वैसे ही ट्रीट करती जुदैथ शेक्सपियर को जैसे वो शेक्सपियर को करती है या कर रही थी तब? तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच वर्जीनिया वुल्फ इज आस्किंग यू, शी इज आस्किंग मी, इवन शी इज आस्किंग एवरी स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। अब ये देखना है आपको, क्या सच में ऐसे ही ट्रीट शेक्सपियर के एरा में एक वुमन को करते जो एलिजाबेथन एरा के में जो लोग रह रहे थे? तो एक्चुअली वो आयरॉनिकल वे में बोल रही है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं 500 साल 400 साल बाद शेक्सपियर पे मैं आ रही हूँ, रह रही हूँ उसी मुल्क में, लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ वर्जीनिया वुल्फ का मानना है इसे में वो लिख रही है कि मेरे को यूनिवर्सिटी यानी कि वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स को क्रिएट करके दिखा रही है उस ऐसे में कि विमेन को इवन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज में जाने नहीं देते हैं वहां पे इंग्लैंड में। इवन उनको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की बात नहीं, उनको यूनिवर्सिटी अंदर जाने नहीं देते हैं। तो इस वे में ट्रीट किया जाता है विमेन फॉक को इंग्लैंड में। तो so this is an interesting essay. Read this essay read it thoroughly, extensively. It's a wonderful piece of literature or feminism. तो शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं तो शेक्सपियर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि शेक्सपियर ने कॉमेडीज भी लिखी हैं, उसने हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं, जैसे उसने हेनरी फर्स्ट, हेनरी सेकंड, हेनरी थर्ड, किंग रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, इवन हेनरी एट्थ, ये उसके हिस्टोरिकल प्लेज हैं। यानी कि उन्होंने हिस्टोरिकल प्लेज वो उन चीजों के साथ डील करते हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं। मोस्टली व्हेन यू रीड शेक्सपियरियन प्लेज, वहां पे आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हो कि इंग्लैंड की क्या सिचुएशन थी। जब हम मैकबेथ की बात करते हैं, मैकबेथ में भी वैसे ही आपको देखने को मिलता है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन अ व्हाइल फ्रॉम नाउ। तो उसके ट्रेजेडीज में उसने हैमलेट लिखी है, जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। Who could not have heard about this name, Romeo and Juliet? It's a wonderful play written by William Shakespeare. It's also a tragedy in nature. Othello, King Lear, and Macbeth. These are being considered the classical pieces of जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं, जब हम प्लेस की बात करते हैं, जब हम किंग लियर की बात करते हैं, किंग लियर में ऐसा ही होता है कि किंग लियर एक बादशाह होता है। अब एक दिन नाउ क्या होता है कि इसके जहन में ये सवाल आता है कि नाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ, जितनी भी मेरी लाइफ थी, आई हैव लिव्ड इट, आई हैव एंजॉयड इट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। नाउ किंग लियर डिसाइड्स
at one point of time. Now it's better for me to live a life of retirement, to live a life in seclusion. नाउ अब इसने बहुत कुछ देखा था, ऑब्वियसली एक किंग था 16th सेंचुरी का, आपको देखना है। ये किंग लियर शेक्सपियर ने लिखा था, ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी में आपको पता है कि ट्रेजेडी में क्या होता है, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, एक अच्छी नोबल बर्थ का कैरेक्टर होता है। इसमें आपको कभी कभार ये भी देखना पड़ता है, डाउनफॉल होता है हीरो का। इसमें आप किंग लियर में किंग का डाउनफॉल देखते हो, एक बादशाह होता है और बादशाह होने के नाते फिर इसका डाउनफॉल होता है। तो और ट्रेजेडीज में नॉर्मली ये भी होता है कि अ हीरो एंड हीरोइन they are normally getting killed when the play is when towards the end of the play, or even if not killed, they are not succeeded what they are striving for, उनको कामयाबी नहीं मिलती है उन चीजों में जिनको वो पाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं, मोस्टली ट्रेजेडी में a hero and a heroine, they both are killed towards the end of the play। तो लेकिन जब आप मॉडर्न ट्रेजेडीज पढ़ते हो, कंटेम्प्रेरी ट्रेजेडीज पढ़ते हो, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हीरो की डेथ हो जाए। तो इवन जब आप अर्थर मिलर की बात करते हो, अर्थर मिलर वी ऑल नो ही वाज अ वंडरफुल ड्रामेटिस्ट of American literature। He had produced a number of marvelous tragedies like All My Sons, Death of a Salesman। Actually, when you talk about Arthur Miller vis-a-vis Aristotelian tragedy, when you evaluate Arthur Miller's plays, vis-a-vis the concepts Aristotle had given regarding tragedy, you find a striking, जिसको बोलते हैं कि वहां पे डिफरेंस आपको मिलती है। मे बी यू सी व्हेन यू रीड, जब आप मिलर के प्लेस पढ़ते हो, you might not see, I mean, Miller following what Aristotle said। Miller might not have produced a tragic hero who's of noble birth। Normally what you see in Miller's plays are plays in what you normally see in Miller's plays, you find heroes, protagonists, they are from ordinary, they are ordinary human beings। Miller had chosen protagonists from all walks of life। Even he had given emphasis on people who he had chosen people from lower strata of society। Even Death of a Salesman is a tragedy, and it's tragedy about whom? A salesman। It's not like King Lear, Shakespearean tragedy, King Lear, it's about a king। even talk about Hamlet, ग्रेट स्कॉलर, एक इंटेलेक्चुअल होता है, उसके बाद आप एक प्रिंस होते हैं, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इवन मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी। जब हम मैकबेथ की बात करते हैं तो मैकबेथ एक्चुअली क्या होता है, एक मिलिट्री जनरल होता है, बड़े अच्छे होते पर फाइज होता है। इवन लेटर ऑन वो भी फिर किंग बनता है। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आपको एरिस्टोटल का कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग ट्रेजेडी, वो आपको देखने को मिलता है। इन कंट्रास्ट टू शेक्सपियर, व्हेन यू रीड प्लेस ऑफ अर्थर मिलर, जो बड़े अच्छे एक ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं अमेरिकन लिटरेचर के, या इवन रीड ट्रेजेडीज ऑफ सैमुअल बैकेट। सैमुअल बैकेट की ऑल नो, he is known for a play which is called Waiting for Godot। तो अब ये नहीं है कि उसमें वो ट्रेजिक कॉमेडी है, अब ये नहीं है कि जो मॉडर्न प्लेस या उसमें आपको वैसे ही उसी स्ट्रेटा से आपको हीरोज मिलेंगे। इवन रीड जॉन ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर। एक हीरो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हीरो आता है आपके सामने, लेकिन आपकी फिर फीलिंग होती है जो ट्रेजेडी में आपको देखने को मिलती है। तो जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, मैकबेथ की जब हम बात करते हैं, इट इज मैकबेथ जो एक इट्स बिलीव्ड, इट्स देयर इज दिस जनरल कंसेंसस दैट Macbeth was written around 1606। Now you know कि Macbeth is a tragedy। It's a tragedy about Macbeth।
यानी कि एपिनोमस हीरो है। मैकबेथ एक ट्रेजेडी का नाम है, और इसमें जो आपके सामने प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसका नाम भी मैकबेथ ही होता है। You could even, it's up to you whether you are going to say Macbeth is a hero or he's a villain. When you read this play, you are caught, between the devil and deep blue sea. You are not, I mean, you cannot say, explicitly, without any ambiguity that Macbeth is a hero par excellence. There are something in him which might insist you to call him a villain. सो एंटी हीरो, यानी कि एक हीरो में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो शायद आपको मैकबेथ में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये है कि मैकबेथ इसका मेन किरदार इस प्ले में अदा करते हैं। तो 1606 में ये 1606 के आसपास ये प्ले लिखा गया था। जब हम शेक्सपियर के बात करते हैं तो वहां पे ये बात आपको जहन में रखनी है कि देयर इज नो, आई मीन, एविडेंस, प्रूफ ऑफ एविडेंस कि शेक्सपियर ने कौन सा प्ले कब लिखा था। अब यह है कि फिर स्कॉलर्स ने फिर अपने हिसाब से उन्होंने कैटेगरीज में रखा कि पहले उन्होंने ये रखा है, फिर उन्होंने ये लिखा है, बिकॉज शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, उसका जन्म कैसे हुआ था, कब हुआ था, उनकी फैमिलीज कैसे हुई रह रही थी, तो पूरा आपको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो फिर क्रिटिक्स ने क्या किया, क्रिटिक्स ने फिर उन प्लेज को, जो उसके बायोग्राफर्स थे, इवन जब पहली बायोग्राफी लिखी गई थी शेक्सपियर की, वो 17th सेंचुरी में लिखी गई थी, तो फिर उन जो बायोग्राफीज जिन्होंने लिखी थी या इवन शेक्सपियर को जो जान रहे थे, उनसे फिर उन्होंने फिर वो रिसोर्सेस हासिल किए, उनसे इवन जो भी नॉलेज थी उनसे हासिल की, फिर उन्होंने फिर इनको डिस्क्राइब किया। जैसे अब बोला जाता है कि 1606 के आसपास, क्योंकि शेक्सपियर, अब डेट का तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस कि शेक्सपियर वाज एन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि शेक्सपियर की बर्थ के बारे में थोड़ा सा डाउट है। इवन सम पीपल, आई मीन, they cast a doubt on Shakespeare's style of writing. They are saying, they are of the opinion, they believe, they assert, there is this, assertion that Shakespeare had written nothing. These plays were written by someone else. तो अभी भी वो डिबेट चलता आ रहा है कि क्या शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे थे वो शेक्सपियर ने खुद लिखे थे क्या, या किसी और ने लिखे थे, या शेक्सपियर, ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिक्स आदि कुछ मान रहे हैं क्योंकि शेक्सपियर ने खुद प्लेज नहीं लिखे थे। There is a group of critics who feel Shakespeare was not well educated. उसने ये प्लेज कैसे लिखे थे, या इवन ऐसे भी हो सकता है कि कुछ शेक्सपियर को शायद कोई और बोल रहा था ये आइडियाज, फिर वो किसी और को बोल रहा था वो आइडियाज, तो फिर वो लिख रहा था। So there is this dichotomy which is going on since Shakespearean age. There is this conflict, when you talk about Shakespeare's writing. But critics most of the time, they believe the plays have, they have been produced by William Shakespeare himself. तो जब हम मैकबेथ की बात करते हैं तो एक्चुअली इट्स अ ट्रेजेडी इन व्हाट सेंस? इट्स ट्रेजेडी, आई मीन, एक मैकबेथ जो ये प्ले है, इसमें क्या होता है कि ये वहां मैकबेथ में आपको एक स्कॉटिश किंग दिखता है, जिस मैकबेथ में आपको एक कैरेक्टर दिखेगा। जब आप इस प्ले को देखोगे, इस प्ले को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड डनकन। डनकन एक इस कैरेक्टर आपको इसमें मिलेगा, वो किंग होता है, स्कॉटलैंड का एक किंग होता है जिसका नाम डनकन होता है। और फिर क्या होता है कि इसके नीचे ये अर्लियर 16th सेंचुरी में शेक्सपियर ने प्ले लिखा था, तो मे बी शेक्सपियर ने जब ये प्ले लिखा था, अब वो तब थोड़ी सी वो राइवलरी चल रही थी बिटवीन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान भी कुछ तजाद चल रहा था, इंग्लैंड और नॉर्वे के दरमियान भी कुछ तजाद चल रहा था, इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इवन दोज प्रॉब्लम्स आर स्टिल विजिबल, अभी भी कुछ, स्पेशली जो अभी 19th-20th सेंचुरी तक वो प्रॉब्लम्स थी वहां पे बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। तो फिर क्या होता है कि जब इस प्ले में आप किसको देखते हो, डनकन देखते हो, ये एक
स्कॉटलैंड का किंग होता है, इसके दो जनरल्स होते हैं, मिलिट्री जनरल्स जिनको हम बोलते हैं। इन दिस प्ले आपको एक मिलिटरी कॉन्सेप्ट मिलता है, मैकबेथ इज अ जनरल। तो और उसके साथ बनक्यू यानी कि दो जनरल्स होते हैं जो मिलिट्री को लीड करते हैं। जैसे जो नॉर्मली हम देखते हैं, एक कंट्री की आर्मी होती है, मिलिट्री होती है या पुलिस होती है, उनके जनरल्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में उनको फिर रखते हैं अपने अपने हिसाब से। तो वैसे ही डनकन जो स्कॉटलैंड का किंग होता है, ऑब्वियसली तब की दुनिया में बड़ा रिलाई किया जाता था मिलिट्री पे। तो इसके दो जनरल्स थे, एक का नाम था मैकबेथ, दूसरे का नाम होता है बनक्यू। तो क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि अब मैक जो डनकन है, इसको स्कॉटिश किंग जो होता है, इसको मैसेज दी जाती है कि जो मैकबेथ है और इसके जो एक और जनरल है बनक्यू, इन वहां से एयरलैंड से भी आर्मी आ रही थी हमला करने के लिए, नॉर्वे से भी एक बॉर्डर पे वो आए थे हमला करने के लिए, किस पे, स्कॉटलैंड पे। तो फिर डनकन को मैसेज पहुंचाई जाती है कि दीज आर द टू जनरल्स who have who they defeated both the armies of Ireland as well as Norway। तो ऑब्वियसली एक किंग होता है, उसके लिए खुशी का मकाम होता है। तो फिर अब ये होता है कि ये इनके गैरिसन में जाता है, इनको मुबारकबाद देने जाता है। तो जो ही ये वहां जाता है तो मिलिट्री जनरल बोथ मैकबेथ एंड बनक्यू ये दोनों आते हैं वहां पे। तो फिर क्या होता है कि दुनिया आते हैं तो अब इनको वेलकम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इनको ये रिसीव करता है, शाबाशी देता है। ही इज शॉवरिंग प्रेजेस ऑन बोथ द जनरल्स बिकॉज उनको बोल रहा है कि आपने बड़े अच्छा काम किया है, यू हैव डिफीटेड बोथ द आर्मीज ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्वे, आपने उनको यहाँ आने नहीं दिया। तो फिर ये दो जनरल्स होते हैं, फिर आगे बात होती है कि जो ये अभी चल रहे होते हैं तो वहां पे वहां पे कुछ विचेस आती हैं, विचेस, गोस्ट्स, भूतनिया इनको हम बोलते हैं। शेक्सपियरियन प्लेज में आपको बहुत ज्यादा इनका रोल देखने को मिलेगा। जब आप शेक्सपियर के प्लेज पढ़ोगे वहां पे आप यू वुड ऑलवेज फाइंड अ गोस्ट, in most of the plays. Talk about Hamlet, I mean, it was a ghost who told Hamlet, it's your uncle who had killed your father, यानी कि a brother had killed his brother। हेमलेट एक प्ले है शेक्सपियर का, उसमें भी गोस्ट का रोल होता है। अब हेमलेट एक्चुअली एक स्कॉलर लेवल का होता है। अब इसको मैसेज पहुंचाई जाती है कि आपका जो पापा है, आपके जो बाप है, वो प्रिंस थे और उसको मार दिया जाता है। लेकिन अब ये जो हेमलेट होता है इसको पता ही नहीं तो इसको किसने मारा है। फिर शेक्सपियर क्रिएट करता है एक गोस्ट, एक भूत शेक्सपियर क्रिएट करता है। वो फिर यानी कि हेमलेट के पास आता है, फिर वो मैसेज उसको पहुंचाता है कि इट इज योर गोस्ट। का बड़ा अच्छा रोल है शेक्सपियरियन प्लेज में, आप देखोगे कभी कभार पॉजिटिव रोल होता है, कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड शेक्सपियर के जो गोस्ट्स होते हैं या विचेस होते हैं, दे आर ऑलवेज keeping a vigil on main characters. They always apprise them, inform them what is going to happen in future, what is going to happen next। वो उनको आगाह करते हैं कि आगे ये चीज आपके साथ होने जा रही है। तो वैसे ही हेमलेट को फिर वो गोस्ट होता है, वो उसको बोलता है कि आपके पापा के जो कातिल है वो आपके अंकल है, क्लॉडियस उसका नाम होता है। तो रीड हेमलेट, इट्स अ वंडरफुल प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। तो जब हम इस प्ले में डनकन अब इनको बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट करता है, वेलकम करता है, तो फिर तीन विचेस आती हैं जिनको वियर्ड सिस्टर्स के नाम से भी इस प्ले में कंसिडर किया जाता है, बुलाया जाता है। तीन विचेस यानी कि तीन भूतनियां आती है, वो मैकबेथ और बनक्यू के पास आती है। यानी कि अब आपने कंसिडर करना है सुपरस्टिशन की दुनिया में, यानी कि अब ऐसे कंसिडर करना कि ये तीन सिस्टर्स हैं जिनको वियर्ड सिस्टर्स के नाम से भी नाम दिया जाता है, विचेस जिनको हम बोलते हैं, ट्रायो ऑफ विचेस जिनको इस प्ले में हम उस नाम से भी पुकारते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये आते हैं मैकबेथ के पास और बनक्यू के पास। ये मैकबेथ को बोलते हैं कि नाउ दिस इज योर टर्न, वन अ डे विल कम व्हेन यू विल रूल द स्टेट, यू विल बी अ किंग। तो फिर ये क्योंकि मैंने आपको अभी हम आप अभी बात कर रहे थे विचेस, गोस्ट्स
यानी कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शेक्सपियर के प्लेज में, क्योंकि ये हमें इन्फॉर्म करते हैं, एक रीडर को पहले ही इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये एक करेक्टर को बोलते हैं, मेन प्रोटोगनिस्ट को बोलते हैं ये होने जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि ये मैकबेथ को बोलते हैं कि यू विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, अब आप किंग बनोगे, इस यहाँ पे अब आप राज करोगे। क्योंकि जब ये किंग की आर्मी को हराते हैं, या ये हराते हैं आयरलैंड और नॉर्वे की आर्मी को हरा कर, फिर इनको एक दर्जा दिया जाता है। यानी कि जब आप ऑब्वियसली एक मुल्क को हराते हो तो फिर जो हेड होता है उसको बड़े डेकोरेट किया जाता है, उसको फिर एक बड़ी रैंक्स मिलती है। तो वैसे ही मैकबेथ को रैंक दी जाती है थाने ऑफ कवाड़ा, यानी कि एक अच्छा एक और एक, यानी कि अब आगे चला गया है ये। जैसे नॉर्मली होता है मिलिट्री वर्ल्ड में, या इन जब आप पुलिस की बात करते हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे तरक्की जब इन करता है, एक पोजीशन से वो फिर दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, वैसे ही थाने ऑफ कवाडार इसको ओहदा दिया जाता है, यानी कि आगे चला जाता है। तो मे बी अब इसकी बहुत सारे ज्यादा चांसेस होते हैं किंग बनने के। लेकिन ये जो ये ट्रायो होते हैं, ये जो विचेस होती है, ये बनक्रू को बोलते हैं कि आपका कोई इट्स इम्पॉसिबल दैट यू वुड बिकम अ किंग इन फ्यूचर। लेकिन वहीं पे ये इसको मैसेज देती है, ये जो विचेस होती है, जो ये सिस्टर्स होती है, भूतनियां होती है, कि बनक्रू को बोलते हैं कि ये बात तो तय है कि आप रूल नहीं करोगे स्कॉटलैंड पे, मैकबेथ रूल करेंगे मैकबेथ। लेकिन मैकबेथ रूल करेंगे स्कॉटलैंड पे, लेकिन आप पे हमारे जो सितारे हैं, आपकी जो डेस्टिनी है, इट्स नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी दैट यू वुड बिकम अ किंग, बट यस देयर इज दिस, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी ही फैमिली से फिर कोई ना कोई आएगा, एक दिन ऐसा होगा वो भी किंग बन सकता है, लेकिन ये तो सर्टेन है कि आप नहीं बनोगे। फिर क्या होता है कि मैकबेथ बड़ा एम्बिशियस होता है, इसको अब इसको विचेस बोलते हैं कि अब आप किंग बनने जा रहे हैं, तो ना व्हाट उस फिर क्या होता है कि ये बड़ा एम्बिशियस होता है, इसको ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन भी बोलते हैं मैकबेथ को। ये बड़ा एम्बिशियस होता है, बड़ा, यानी कि अब ये बहुत, यानी कि इसकी जो यानी कि बहुत चाहता है कि ये जल्द से जल्द अब किंग बनना चाहता है, इसको अब पहले ही बोला गया है कि अब आप किंग बनने जा रहे हैं। तो नॉर्मली अब ये थॉट इसने बनाया है, ये अब नाउ ही इज लिविंग इन दैट वर्ल्ड दैट ही वुड बिकम किंग, वन डे। अब वन डे की बात नहीं, नाउ ही वांट्स टू बिकम अ किंग एट द अर्लीस्ट, एज सून एज पॉसिबल। तो फिर क्या होता है, वन डे what he did, he writes a letter to his wife लेडी मैकबेथ। उसको वो बोलती, ये जो ये मैकबेथ होता है उसकी अपनी वाइफ को ये लेटर लिखता है, और उस लेटर में लिखता है, क्योंकि ये बड़ा एम्बिशियस कैरेक्टर होता है, इसमें आप विलेनस नेचर भी देखते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हीरो और एंटी हीरो, ये अपनी वाइफ को लिखता है कि जो डनकन है, जो किंग है, ये इसको हम दावत देते हैं अपने घर, बुलाते हैं, इनवर्नस जिसका नाम है, ये किंग को दावत देते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को ही पहले ही इन्फॉर्म करके रखते हैं कि इसको हम बुलाएंगे। फिर क्या होता है कि इनवर्नस, ये जो है इनके डंकन को अब इनविटेशन दी जाती है कि मैकबेथ आपको बुला रहे हैं अपने घर, इनविटेशन यानी कि डिनर के लिए बुला रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि डंकन ऑब्वियसली मिलिट्री जनरल होता है, तो फिर मिलिट्री जनरल इसको इनविटेशन देता है। तो ये इस बड़ी अच्छी इमेज होती है मैकबेथ की, किसके सामने, डंकन के सामने। ही एक्सेप्ट्स द इनविटेशन ऑफ मैकबेथ। लेकिन इसी बीच में ये स्कीम बनाते हैं मैकबेथ एंड हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। ये स्कीम बनाते हैं कि हम इसको इनवाइट करेंगे, if we are going to kill him, obviously I would be the next ruler of the state। यानी कि फिर इसके बाद ऑब्वियसली मैकबेथ से पहले खाली यही होता है डनकन, डनकन के बाद इसका नंबर होता है वो इसी का होता है मैकबेथ का, एज पर जैसे वो, क्योंकि इसका इतना स्टेटस होता है उस जो वही उस स्टेटस पे फाइज होते हैं ये। तो फिर क्या होता है कि डनकन नाउ एक्सेप्ट्स द इनविटेशन ऑफ मैकबेथ। फिर क्या होता है, ये कुछ अपने ऑफिसरों को साथ लाता है जो इसके चैम्बरलेन्स होते हैं। तो फिर ये मैकबेथ के घर जाते हैं, मैकबेथ के घर में इनको डिनर मिलता है। फिर क्या होता है कि अब ये बड़े मैकबेथ और इसकी जो वाइफ है, ये बड़े डिस्कशन करते हैं कि दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम
वी विल हैव टू किल डंकन। और क्योंकि ये उसी की तलाश में होते हैं, इन्होंने ये प्लान ऐसे ही बनाया होता है कि हम कैसे इसको मारेंगे, और हमारी जो स्लॉट है वो इसके बाद हमारा नंबर आएगा। नॉर्मली व्हाट हैपन इज ड्यूरिंग दैट व्हेन डनकन वहां पे आते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर नॉर्मल मैकबेथ किल्स डनकन। अब और उसमें उसमें उसका उसकी वाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको मारने में, बिकॉज वो भी चाहती है कि इसके जो हस्बैंड है वो बड़े अच्छे मकाम पे जल्द से जल्द आए, वो किंग बने, वो ये स्टेटस जल्द से जल्द हासिल करे। तो उसमें उसका भी एकम्प्लिस होती है वो, उसमें उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो फिर अब ये क्या करते हैं, जो इसके साथ चैम्बरलेन्स होते हैं, जो इसके साथ यानी कि सर्वेंट्स होते हैं, कुछ सर्वेंट्स को लेके ऑब्वियसली जो किंग होता है वो कुछ बंदों को अपने साथ लेता है। तो अब ये क्या, ये इनको ड्रिंक देते हैं, ये इनको लिकर देते हैं, अल्कोहल देते हैं क्योंकि वो पहले ही मारते हैं किनको, डनकन को मारते हैं अपने ही घर में। बोथ आई मीन बोथ वर इन्वॉल्वड इन किलिंग दिस डनकन मैकबेथ एज वेल एज लेडी मैकबेथ, हु इज द वाइफ ऑफ मैकबेथ, हु वाज द जनरल ऑफ मिलिट्री। तो फिर क्या होता है कि ये जो फिर क्या होता है कि जब इनको मारा जाता है, अब ये उन दो बंदों को भी इसलिए मारते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कल को जब सारी जो सराउंडिंग्स में लोग आएंगे, ये शक करेंगे कि इन्होंने शराब पी थी ये दो लोगों ने, तो इन्होंने डंकन को मारा, यानी कि अपने ही सिपाहियों ने किनको मारा था, डंकन को मारा था, तो हम पे कोई दोष नहीं देगा, हम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। तो अब डंकन के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम डोनल बियान होता है, दूसरे का नाम मेलकम होता है। तो जब ये न्यूज सुनते हैं तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि शायद अबे हमें भी कोई ना मारे, बिना इनको ये इन्फॉर्म ही नहीं, ये इनको ये कंफर्म भी नहीं करते हैं कि वो कैसे मर गए, हु किल्ड देम। इन अब इन ऑर्डर टू रेस्क्यू देयर ओन लाइफ दे फ्ली, दे वो फिर इंग्लैंड जाते हैं, बोथ मेलकम एंड डोनाल्ड बियान। फिर क्या होता है कि अब बनक्यू जो एक और मिलिट्री जनरल होता है, अब मैकबेथ के दिमाग में यह होता है कि इसको बिचेस ने बोला है कि अब आपकी लाइफ में आप खुद किंग नहीं बनोगे, लेकिन ये है कि आपकी जो खानदान में से कोई है वो एक ना एक दिन किंग बनेगा। लेकिन मैकबेथ वो भी नहीं चाहता, मैकबेथ वांट्स ओनली दिस कि ही शुड रूल द स्टेट, ही शुड बी द रूलर ऑफ द स्टेट, यानी कि इतना एम्बिशियस होता है वो, दूसरे को यानी कि वो दर्जा नहीं देना चाहता है। फिर वो एक और स्कीम तैयार करता है, वो बनक्यू को भी मारता है, यानी कि एक अपने ही मिलिट्री जनरल को भी मारता है, बिकॉज ही फील्स कि इसको मारना जरूरी है। फिर क्या होता है कि इसका सन होता है जिसका नाम फ्लिनिस होता है, तो वो बच जाता है। बनक्यू जो होता है उस वो फिर भाग जाता है उस बाग में, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली ही इज गेटिंग किल्ड, उसको भी मारा जाता है। उसका फिलिनिस एक ये होता है बेटा होता है, वो भाग जाता है। तो एक होता है वहां पे मैकडफ, एक कैरेक्टर होता है, ही ही इज ही इज नॉट इन फेवर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ रूलिंग ऑफ द स्टेट। वो पहले से ही मैकबेथ के खिलाफ बोल रहा था। अब क्या होता है कि वो फिर इंग्लैंड चला जाता है, वहां पे जो डनकन के जो सन दो बेटे होते हैं वो कहाँ पे पहले ही चले जाते हैं, डनकन को मारा जाता है, उनके दो बेटे भाग जाते हैं, इसलिए भाग जाते हैं उनको लगता है कि हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन फिर लेटर ऑन बनक्यू को भी मारते हैं मैकबेथ। फिर लास्ट में क्या होता है कि जो मेलकम होता है, जो डनकन के जो बेटे होते हैं, अब ऑब्वियसली इफ डनकन इज गेटिंग किल्ड, अब एज पर रूल यही है ना कि एज पर लॉ अगर किंग मर गया तो उसका बेटा अब किंग बनने जा रहा है, लेकिन वो पहले ही भाग गया है। अब ऑब्वियसली मैकबेथ की बारी थी, तो मेलकम जो है वो इंग्लैंड चला जाता है। फिर वो वहां से प्लॉट तैयार करके आते हैं, वो बोलते हैं कि वो उनको लगता है कि दिस इज मैकबेथ इज द वन who is involved in killing his own father. Now he wants to take a revenge on Macbeth. फिर क्या होता है, मैकडॉफ एक और कैरेक्टर होता है। फिर मैकडॉफ और मेलकम ये प्लान तैयार करते हैं। फिर लास्ट में ये होता है कि जो डनकन का जो बेटा होता है वो इंग्लैंड से आता है, वो अटैक करता है। अटैक किस पे करता है, मैकबेथ पे अटैक करता है, क्योंकि उसको वो रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, क्योंकि मैकबेथ ने किसको मारा है, डनकन को मारा है। डनकन की जो
मेल्कम है वो किसके बेटे थे? डनकन के बेटे थे। तो अब वो रिवेंज लेना चाहता है किसको? मैकबेथ को। मैकबेथ को फिर लास्ट में जो ये मेल्कम होते हैं वो मारते हैं मैकबेथ को। तो मैकबेथ इज गेटिंग किल्ड एंड ऑब्वियसली नाउ हु इज रूलिंग द स्टेट? इट इज डनकन सन। डनकन ऑब्वियसली वाज द किंग, स्कॉटिश किंग। उसके बाद उसी बेटे की बारी आई, उसी की बेटी ने फिर उस वहां पे रूल करना फिर से स्टार्ट किया। सो इट इज अ ट्रेजेडी इन वन सेंस कि मैकबेथ को भी मारा जाता है। मैकबेथ की जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, शी इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज उसको लगता है कि वो, उसको गिल्टी फील होता है कि हमने जो डनकन को मारा है ये हमने अच्छा काम नहीं किया है, वी शुड नॉट हैव किल्ड डनकन। तो फिर उस और उनके साथ साथ जो बनक्यू होते हैं उसको भी वो मारते हैं, उनकी फैमिलीज पे भी वो अटैक करते हैं। तो फिर वो लास्ट में सुसाइड करती है। तो both Macbeth and Lady Macbeth is getting killed. So it's a tragedy. So dear learners, it's all for today. So we will meet during the next lecture. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।